रात के किसी पुरस्कून पहर में बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं। एक ऐसा दिल को चुह लेने वाला सरीला सा शोर था जो खामोशी को और भी गहरा बना रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी, एक छोटी सी टेबल, लैंप का नारंगी सा उजाला जो सिर्फ अपने गर्द एक गोल दायरा ही बना पा रहा था। ज़ारा चुपचाप सोफे पर बैठी हुई बच्चों के बिखरे हुए खिलौनों को तरतीब दे रही थी। हर खिलौना उसे बच्चों की मासूम याद दिला रहा था, उनकी खुलखुलाती हंसी, वो शूर जो आज उस घर से गायब था। उमर, जो कुछ देर पहले ही दफ्तर से वापस आया था, खामोशी से एक कुर्सी पर बैठा अपने हाथों में थामी चाय के कप को घूल रहा था। चाय की भाप उसके चेहरे से टकराती और तहलील हो जाती, मगर वो बेहस्सी से खाली नजरों से आगे देखे जा रहा था। उन दोनों के दरमियान जैसे खामोशी की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी, एक ऐसी दीवार जो न दिखाई देती थी न टटती थी, मगर उसकी मौजूदगी हर लम्हे महसूस हो रही थी। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मगर न जाने क्यों लफ्जों की जगह अब खामोशियां बोलती थीं, और हर खामोशी एक न कही गई बात का मातम कर रही थी। ज़ारा ने एक लम्हे को उम्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक दुख था जो बार बार पूछे जाने के बावजूद बेआवाज रह गया था। हल्की सी आ भरती हुई वो मध्यम आवाज में बोली, उमर, तुम्हें याद है ना आज अहमद का स्कूल में पहला ड्रामा था? तुम वादा करके गए थे कि तुम जरूर आओगे। वो पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। उमर ने एक लम्हे को नजरें उठाईं, फिर अपनी चाय में देखते हुए धीरे से बोला, जैसे हर लफ्ज निकालने में उसे जोर लग रहा हो। हाँ, याद था ज़ारा, मगर ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, निकल नहीं सका। वो क्लाइंट का मामला था, तुम समझो ना। ज़ारा ने चाय का कप सामने वाली मेज पर रखा, मगर कुछ कहे बगैर उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर मायूसी का वो तासर था जो हजारों लफ्जों से ज्यादा गहरा जख्म दिखा रहा था। उमर ने सिर झुका लिया, जैसे उसके अपने ही लफ्ज खुद उसके खिलाफ गवाही दे रहे हों। वो जानता था कि यह महज एक मीटिंग नहीं थी, ये एक आदत बन चुकी थी। काम से भागने, जज्बात से बचने और अपने आप को मसरूफ रखने की आदत। अहमद और मरियम, जो अपने कमरे में खेल रहे थे, अचानक ज़ारा के पास आ गए। अहमद की मासूम आंखों में तशवीश थी। उसने पूछा, अम्मी, अबू नाराज हैं क्या? वो आज मुझे गले तक नहीं लगे। ज़ारा ने एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बेटे के बाल सहलाए। नहीं बेटा, अबू बस बहुत थके हुए हैं। तुम जाओ और अपना होमवर्क मुकम्मल करो। मगर उसके दिल में कुछ टूट सा गया था। वो लम्हा जब एक वादा टूटता है, वो सिर्फ एक लम्हा नहीं, एक एहसास भी तोड़ देता है, एक एतमाद बिखेर देता है। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में फरस और महरीन का घर भी कुछ ऐसा ही खामोश था, मगर इस खामोशी में एक खंचाव था, एक ऐसी बेचैनी जो हवा में तैर रही थी। महरीन खिड़की के पास खड़ी थी, चांद की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में गुम थीं। फरस सोफे पर लेटा अपने मोबाइल पर पुरानी तस्वीरें देख रहा था। एक खास तस्वीर पर वो रख गया। वो उम्र और ज़ारा के साथ यूनिवर्सिटी के दिनों की एक याद थी। तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में मुस्तकबल के ख्वाब थे। वक्त कितना बेफक्र और हल्का फल्का था उस वक्त। महरीन ने पलटकर देखा और नर्म, पुरअसरार लहजे में कहा, कभी कभी लगता है जैसे वक्त वापस आ जाए, सब कुछ वहीं रख जाए जहां हम सब हंसते थे, ख्वाब देखते थे। क्या हुआ हमें फरस? हम कहां खो गए? फरस ने चुपचाप मोबाइल बंद कर दिया और बोला, जैसे कोई सबक रट रहा हो, वक्त वापस नहीं आता महरीन, सिर्फ यादें रह जाती हैं, और कभी कभी वो यादें इतनी करीब आ जाती हैं कि सांस लेना भी मुश्किल कर देती हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी थरथराहट थी जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। अगली सुबह ज़ारा नाश्ते की मेज पर बैठी थी, अपनी चाय को सतारे गनते हुए। अहमद स्कूल जाने को तैयार हो रहा था। उमर ने जल्दी में अपनी फाइल उठाई, मगर दरवाजे तक जाते जाते रख गया। उसने पीछे मुड़कर ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा ने हैरत से उसकी आंखों में झांका। वहां कुछ उज़्र, कुछ शर्मिंदगी और कुछ अल्तजा नजर आई। उमर ने धीरे से कहा, ज़ारा, शाम को जल्दी आऊंगा, अहमद को ले चलेंगे आइसक्रीम खाने। ज़ारा ने एक हल्की सी उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अहमद खुशी से उछल पड़ा। पका वादा? उमर ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, हाँ बेटा, पका वादा, आज कोई मैडिंग नहीं है। इसी लम्हे ज़ारा की मुस्कुराहट में वो रोशनी लौट आई जो काफी उर्से से गायब थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था।
जिंदगी के धारे को किसी और ही समत बहाना था। दूसरी तरफ फरस को दफ्तर पहुंचते ही अपने डेस्क पर एक प्रसरार खत मिला। लिफाफा पेला था, बगैर डाक टिकट के, जैसे किसी ने खुद हाथ से रखा हो। लिफाफे पर न भेजने वाले का नाम था न पता, सिर्फ एक जुमला खूबसूरत मगर प्रसरार लहजे में लिखा था, कुछ सच वक्त से ज्यादा देर नहीं छिप सकते। फरस के हाथ कपकपा गए, ओस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खत पढ़ा, फिर मोड़कर दोबारा पढ़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खत अपनी जेब के अंदरूनी खाने में डाल लिया, मगर उसका चेहरा हर चीज बता रहा था कि कोई पुरानी दबी हुई बात फिर से जिंदा हो गई है। मेहरीन ने शाम को जब उसे देखा तो फौरन पहचान गई कि कुछ बात है जो वो छुपा रहा है। उसकी आंखों में वही पुरानी घबराहट लौट आई थी। क्या हुआ फरस, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे तुमने कोई रूह देख ली हो। फरस ने नजरें चुरा लें मेज पर पड़े कागजात को बेतरतीब सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम है। एक प्रोजेक्ट डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर रहा। मगर मेहरीन का दिल ये झूठा तस्लीम नहीं कर रहा था। वो फरस को बरसों से जानती थी। उसने दिल ही दिल में तय किया कि वो इस राज तक पहुंचकर रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। शाम हुई तो ज़ारा ने उम्र को फोन किया। फोन की घंटी बार बार बजती रही, जवाब नहीं मिला। उसका दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया। बलाखिर जब फोन राब्ते में आया तो उमर की आवाज में थिकन थी। उमर, अहमद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम कहाँ हो? उसने तो आयस करीम के लिए अपना सबसे पसंदीदा ड्रेस भी पहन रखा है। उमर ने फोन पर आहिस्ता माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा, माफ करना ज़ारा, बस निकलने लगा हूं, थोड़ा सा काम बाकी है, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ज़ारा की आवाज में मायूसी घुल गई। ठीक है, क्या मैं अहमद को सलाह दूं? वो थक कर सो गया है। उमर खामोश रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज उसके गले में उटक रहे हों। ज़ारा, उसकी आवाज लर्ज रही थी। हाँ बोलो उमर, कभी कभी लगता है मैं तुम्हें खो रहा हूं, हम एक दूसरे से कहीं खो गए हैं। ज़ारा चंद लम्हे खामोश रही। एस के हल्क से एक घटा सा आवाज निकली, फिर आहिस्ता बोली, खोने के लिए कुछ बाकी बचा है क्या उम्र? हम तो शायद कब के एक दूसरे से खो चुके हैं। फोन पर एक भारी खामोशी छा गई और फिर खत कता हो गया। और इस एक लम्हे में दोनों तरफ की खामोशी ने एक ही बात कही, मोहब्बत का जनाजा निकल चुका था, बस रस्में बाकी थी। दूसरी तरफ मेहरीन ने फरस के बैग में छुपे हुए उस लिफाफे को ढूंढने में कामयाबी हासिल कर ली। जैसे ही उसने वो जुमला पढ़ा, कुछ सच वक्त से ज्यादा देर नहीं छिप सकते, उसका खून जम गया। लिफाफे के अंदर कोई खत नहीं था, बल्कि एक पुरानी फोटो की कटी हुई तस्वीर थी। इस तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 12 अगस्त 2018। वही दिन, वही तारीख जो उसके जहन पर आग की तरह जलती थी। और नीचे एक और सतर, उस दिन जो कुछ हुआ वो अब छिप नहीं सकता, और जो लोग छुपाते हैं वो बच नहीं सकते। मेहरीन के हाथ लर्ज गए। तस्वीर इसके हाथ से फर्श पर गिर गई। वो जानती थी कि ये तारीख इन सब की जिंदगी बदल देने वाली थी, मगर अब ये खत, ये धमकी, आखिर उसका मतलब क्या है? कौन वापस आ गया है? रात गहरी हो चुकी थी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। अब हल्की बूंदाबांदी नहीं, बल्कि तेज बारिश थी। ज़ारा बच्चों को सलाकर बालकोनी में खड़ी हुआ कि तेज झोंकों को महसूस कर रही थी। उमर दरवाजे से आहिस्ता से अंदर आया। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। ज़ारा ने पलटकर देखा। दोनों की नजरें मिली, मगर लफ्ज जैसे एक दूसरे तक पहुंचने से पहले ही मर गए थे। उमर ने आगे बढ़कर गीले कोट को उतारते हुए कहा, ज़ारा, हमें बात करनी चाहिए। ज़ारा ने नरमी से मगर टूटी हुई आवाज में कहा, बातें तो रोज होती हैं उमर, मगर दिल की बात कब करोगे? वो कौन सी बात है जो तुम्हारे हल्क में हर वक्त उठकी रहती है? उमर के चेहरे पर एक अजीब सा तासर आया। वो कुछ कहना चाहता था, शायद माफी, शायद अपने दुख का इजहार, मगर उसका दिल लर्ज गया। उसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की जल्द वाली डायरी थी। वही डायरी जो बरसों पहले ज़ारा ने उसे उनकी पहली सालगिरह पर दी थी, जिसमें उनकी पहली मुलाकात, उनकी पहली डेट के जज्बात कलमबंद थे। उम्र ने वो डायरी ज़ारा के सामने रखी, जैसे कोई सफारती माहदा पेश कर रहा हो। ये डायरी आज मुझे ऑफिस की अलमारी की तह में फाइलों के एक पुराने ढेर के बीच मिली। और पता है,
इसमें एक सफ़ा ऐसा है जो तुमने कभी मुझे दिखाया ही नहीं था। ज़ारा के चेहरे पर हैरत और घबराहट की मिली जली कैफियत तारी हो गई। उसकी सांसों में तेजी आ गई। कौन सा सफ़ा? उमर, तुम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हो? उमर ने डायरी का वो सफ़ा खोला और उसके अंदर से एक पुराना मोड़ों वाला खत निकला जिस पर रोशनाई मानद पड़ चुकी थी, मगर अल्फाज अब भी पढ़े जा सकते थे। अगर कभी माजी लौट आया तो शायद सब कुछ बदल जाए और हम वो नहीं रहेंगे जो आज हैं। उमर ने डायरी ज़ारा के सामने रखी। वो खत जो बरसों से बंद पड़ा था अब दोनों के दरमियान था, एक खामोश गवाह की तरह। ज़ारा ने लरजती हुई अंगलियों से वो पुराना कागज उठाया। लफ्ज तो मान पड़ चुके थे, मगर वो एहसास अभी तक ताज़ा था, जैसे कल ही का लिखा हो। उसने आहिस्ता से रख रख कर पढ़ना शुरू किया। कुछ बातें, कुछ राज हम वक्त के स्पर्द कर देते हैं, ये सोच कर कि वो उन्हें भला देगा, मगर वक्त कभी उनसे आज़ाद नहीं होता। वो हर लम्हा हमारे साथ होता है, बस हम देख नहीं पाते। ज़ारा की आंखों में आंसुओं की झील उमड़ आई। उसने नजरें झुका लीं जैसे शर्मिंदा हो। ये खत मैंने उस रात लिखा था जब तुम पहली बार मुझसे नाराज होकर चले गए थे। वो छोटी सी बात थी, मगर मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मैंने सोचा था तुम वापस आओगे, तुम माफी मांगोगे, मगर तुम नहीं आए। तुम्हारा फोन बंद था। उमर ने गहरी खची हुई सांस ली। शायद मैं भी डर गया था ज़ारा, तुम्हें खोने से, अपने जज्बात से, अपने आप से, सबसे। मैंने सोचा दूर रहना ही बेहतर है। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बारिश का शोर बढ़ता गया, जैसे फितरत खुद उनके जज्बात को आवाज दे रही हो। दोनों के दरमियान सिर्फ सांसों की आवाज थी, जो एक दूसरे से हम आहंग होने की बजाय अलग थलग थी। ज़ारा ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है उमर, हम एक ही छत के नीचे साथ हैं, मगर माजी अब भी हमारे बीच में एक दीवार बनकर खड़ा है। उमर ने सिर झुकाया। उसकी आवाज भारी थी। हाँ, शायद मोहब्बत कभी माजी से मुकम्मल आजाद नहीं होती। वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, बस हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अहमद नींद में लड़खड़ाता हुआ आया। उसकी आंखें डरी हुई थी। अम्मी, बजली चली गई। मैं डर गया। ज़ारा ने जल्दी से एक कैंडल जलाकर कमरे में नर्म रोशनी फैला दी। इस पीली भूरी रोशनी में उम्र और ज़ारा के चेहरे और भी उदास और भी थके हुए लग रहे थे। उमर ने बेटे को अपनी गोद में उठाया, उसके सिर को चूमा और आहिस्ता से कहा, चलो अहमद, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। ज़ारा ने खामोशी से वो डायरी बंद की और उसे एक तरफ रख दिया, मगर उसका दिल अब एक नई बेचैनी से भर चुका था। रात के इसी लम्हे दूसरी तरफ मेहरीन के घर में फजा सोने के बजाय शीशे की तरह भारी थी। मेहरीन ने वो प्रासरार लिफाफा और कटी हुई तस्वीर बार बार देखी। हर बार एक नया सवाल, एक नया खौफ उसके दिल में जन्म ले रहा था। आखिर वो तारीख 12 अगस्त 2018 क्यों बार बार सामने आ रही थी? कौन उसे याद दिलाना चाह रहा था? उसने अपना फोन उठाया और ज़ारा को एक मैसेज किया। उसकी अंगलियां कांप रही थी। ज़ारा, क्या तुम्हें याद है 12 अगस्त 2018 को क्या हुआ था? क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है जो हमने छुपाया था? ज़ारा अपने बेडरूम में लेटी हुई थी, आंखें खुली हुई थी। फोन की स्क्रीन पर मैसेज की रोशनी ने उसके चेहरे को उजाला दिया। उसका दिल अचानक जोर से धड़का। दिल में एक हलचल सी मच गई। वो तारीख, वो दिन, सब कुछ जैसे धंधले से ख्वाब से निकलकर हकीकत की तेज रोशनी में आ गया। उस दिन वो सब दोस्त, उम्र, ज़ारा, फरस, मेहरीन और हारिस एक साथ शहर से बाहर एक पुराने रेस्ट हाउस में गए थे। ये उनकी रवायत थी, हर साल एक साथ वक्त गुजारने की। सब कुछ ठीक था, हंसी मजाक, खाने पीने, पुरानी यादें ताज़ा करना। मगर रात के आखिर में जब शराब के नशे ने सबकी अकल पर पर्दे डाले हुए थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी के धारे ही मोड़ दिए। ज़ारा के दिमाग में वो लम्हे जैसे जिंदा हो गए। वो ऊंची आवाज में बहस, फरस और हारिस का झगड़ा, वो चीख, फिर दरवाजे का जोर से बंद होना, और फिर वो गहरा खौफनाक अंधेरा, और एक ऐसा राज जिसके बारे में किसी ने आज तक खुलकर बात नहीं की। सबने मिलकर फैसला किया था कि इस रात को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। ज़ारा ने फौरन अपना बस्तर छोड़ा और उम्र के कमरे में जा पहुंची। उमर बस्तर पर लेटा सिगरेट के किश लगा रहा था। उमर, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, एक आखिरी बार,
तो क्या तुम मुझे सच बताओगे? उमर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना खौफ था। क्या बात है ज़ारा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वही बात, वही रात। उमर, उस रात 12 अगस्त 2018 को रेस्ट हाउस में आखिर हुआ क्या था? उमर का रंग फिक हो गया। उसके हाथ से सिगरेट का सलगता हुआ टुकड़ा गिर गया और चादर पर जा गिरा। वो उछल कर बैठ गया। ज़ारा, ये सब क्या है? वो बात खत्म हो चुकी है। हम सब ने मिलकर फैसला किया था कि उसे कभी नहीं छेड़ेंगे। नहीं उम्र, ज़ारा की आवाज में रोने की सी कैफियत थी। वो बात खत्म नहीं हुई, वो बस दबी हुई थी। मगर अब वो वापस आ रही है। किसी ने फरस को धमकी आमेज खत भेजा है। महरीन ने मुझे मैसेज किया है। कोई है जो चाहता है कि सच सामने आए। ज़ारा के लहजे में खौफ और एक दबे हुए गुस्से के उतार चढ़ाव थे। उम्र ने एक लम्हे को नजरें हटाईं, जैसे अपने आप से लड़ रहा हो। फिर बोला, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना, जिन्हें बाहर लाना सबके लिए नुकसानदेह होता है ज़ारा। और कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें छिपाना गुनाह होता है। एमर, ज़ारा का लहजा सख्त था, और ये गुनाह हम सब ने मिलकर किया है। इसी वक्त फरस घर वापस आया। उसका चेहरा थिकन से ज्यादा खौफ और घबराहट से बेरंग हो चुका था। महरीन ने दरवाजे पर ही उसका रास्ता रोक लिया। उसके हाथ में वो कटी हुई तस्वीर थी। ये खत या तस्वीर आखिर किसने भेजा तुम्हें? सच बताओ फरस, मैं अब और नहीं सुन सकती। फरस ने हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुमने मेरी चीजों में से ये निकाला? तुम्हें ये सब करने का कोई हक नहीं है। हक? महरीन की आवाज बुलंद हो गई। जब तुम मुझे सच नहीं बताते, जब तुम एक ऐसे राज को अपने सीने में दबाए हुए हो जो शायद हमारी शादी को तबाह कर दे, तो मुझे हक है जानने का। अब तुम मुझे ये बताओ कि उस रात रेस्ट हाउस में आखिर हुआ क्या था? तुम सब क्यों छिपाते हो? फरस ने गहरी खची हुई सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उठा रहा हो। उसकी आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से बोला, महरीन, तुम नहीं समझोगी, ये हमारी बात नहीं है। उस रात सिर्फ हम 4 नहीं थे, वहां एक और शख्स था, और वही शख्स जिसे हम मरा हुआ समझते थे अब वापस आ गया है। महरीन के होंठ लर्ज गए। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। कौन वापस आया है? फरस ने नजरें झुकाकर जमीन पर देखते हुए जवाब दिया, जैसे नाम लेने से ही कोई आफत आ जाएगी। हारिस। ये नाम सुनते ही जैसे कमरे में मौजूद हुआ जम गई। हारिस, वो शख्स जो इन सब का करीबी तरीन दोस्त था, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, जिसकी हंसी पूरे माहौल को रोशन कर देती थी। मगर उस हादसाती रात के बाद वो अचानक गायब हो गया था। पुलिस की रिपोर्ट में उसे लापता करार दे दिया गया था। किसी ने कभी उसके बारे में बात नहीं की, जैसे उसका नाम लेना भी ममनुआ हो। महरीन की आवाज घट गई। उसके हलक से बमुश्किल आवाज निकली, लेकिन फरस, हारिस तो वो मर गया था ना? हम सब ने सोचा, हम सब ने मान लिया था कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया। फरस ने सर हिलाया। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो किसी बच्चे को होता है। शायद नहीं महरीन, शायद वो मरा नहीं था। शायद वो हमेशा से हमारे आसपास ही था, और अब वो अपना बदला लेने आया है। इसी लम्हे ज़ारा के फोन पर एक नया नामालूम नंबर से मैसेज आया। उसके हाथों से फोन छोड़कर फर्श पर गिरता गिरता बचा। उमर ने हैरत से पूछा, क्या हुआ ज़ारा? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। ज़ारा के होंठ खशक हो गए थे। उसने लरुजती हुई अंगलियों से फोन उठाया और उमर को दिखाया। मैसेज में लिखा था, कुछ राज कभी नहीं मरते, वो बस वक्त का इंतजार करते हैं, और अब वक्त आ गया है। हिट उमर ने वो मैसेज पढ़ा और चंद लम्हे के लिए साकित रह गया, जैसे सांस ही रोट गई हो। ये नाम, ये हर्फ, उसकी आवाज बैठ गई। ये तो हारिस का है। बाहर बारिश तूफान की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। बजली की एक तेज चमक ने पूरे कमरे को सफेद रोशनी से नहला दिया, और उसके फौरन बाद कड़कती हुई गर्ज ने ऐसा महसूस कराया जैसे आसमान खुद फट गया हो। ज़ारा ने खौफजदा भूखी नजरों से उमर की तरफ देखा। उमर, अगर हारिस वाकई जिंदा है, अगर वो वापस आ गया है, तो वो क्या चाहता है? हमसे क्या लेना चाहता है? उमर ने आहिस्ता से अपनी हर सांस को शुमार करते हुए कहा, शायद वो वही चाहता है जो उस रात हम सबसे छन गया था। इसका हक, इसकी जिंदगी, या फिर हमारी तबाही। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। सिर्फ बारिश का शोर था और गर्ज चमक का गुरूर, जैसे वक्त खुद चीख चीख कर अपना इंतकाम ले रहा हो। दूसरी तरफ महरीन ने खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर गली में देखा।
बारिश के कतरों के पीछे एक लंबा दबला सा साया गली के दौर के कोने में एक लेम्प पोस्ट के नीचे खड़ा था। बारिश उसके कोट को तर कर रही थी, मगर वो हिलता नहीं था। उसके बाद बिजली की एक और चमक आई और इस तेज रोशनी में अगरचा धुंधला मगर मेहरीन के दिल ने फौरन पहचान लिया। वो चेहरा, वो खड़े होने का अंदाज, वो जसामत, वो सब कुछ हारिस का था। और फिर जैसे वो जान गया हो कि उसे देखा जा रहा है, इस साये ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया, बर्फ जैसी सफेद हथेली के साथ, और एक तरफ इशारा किया, बिल्कुल इसी रेस्ट हाउस की तरफ जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मेहरीन पीछे हटी, उसका दिल धक धक कर रहा था। वो जान गई थी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक वार्निंग थी। राज का दरवाजा खुल चुका था और अब उसे बंद करना मुमकिन नहीं था। हारिस वापस आ गया था और वो अपना हिसाब किताब चुकता करके ही रहेगा। और अब ये चारों, उम्र, ज़ारा, फरस और मेहरीन एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जो उन्होंने खुद ही बरसों पहले बनाया था। वक्त ने अपना चक्कर पूरा किया था और माजी अपने तमाम तर खौफनाक सच के साथ उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।